नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन में आप कैसे समीक्षा अधिकारी पद को सुशोभित करेंगे, इसलिए आप सभी के बीच आज मैं पुनः समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करवाने आप सभी के बीच आई हूँ। और आज आप सभी के बीच राज व्यवस्था के चैप्टर अर्थात प्रथम अध्याय उद्देशिका प्रस्तावना के संबंध में विभिन्न प्रकार के तथ्य सामग्री उपलब्ध कराऊंगी तथा यह भी बताऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण हैं तथा आप उद्देशिका की तैयारी कैसे करेंगे कि यदि प्रश्न कोई भी इस चैप्टर से आता है तो आपका गलती न हो। तो आइए सबसे पहले उद्देशिका को हम देखते हैं और न सिर्फ देखेंगे बल्कि उसको क्रमबद्ध रूप से हमें अध्ययन करना है, रटना है। उद्देशिका का जो प्रत्येक शब्द है उसे हमें क्रमबद्ध रूप से ध्यान में रखना ही होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये तो रहा प्रस्तावना के भाव शब्द जो मैं आपको पढ़कर सुनाई। आप क्वेश्चन इससे कैसे कैसे पूछेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, और यदि ऑप्शन में प्रस्तावना है तो आप प्रस्तावना पर ही टिक लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, संविधान का सार किसे कहा जाता है, कुंजी किसे कहा जाता है, दर्पण किसे कहा जाता है, तो वो है प्रस्तावना। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य हुआ, तो हम भारत के लोग से तात्पर्य हुआ कि संविधान की शक्ति भारत के नागरिकों में निहित है। फिर क्वेश्चन बनता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हुआ कि भारत किसी भी विदेशी राज्य की नीतियों से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। फिर क्वेश्चन बनेगा समाजवादी से क्या तात्पर्य है, तो समाजवादी का मतलब भारत यहाँ पर कल्याणकारी नीतियों को पुष्पित पल्लित करेगा। पद निरपेक्ष का क्या मतलब है, तो पद निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि भारत किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेगा, अर्थात भारत में सभी धर्मों के पुष्पन पल्लवन के लिए सुअवसर प्रदान किया जाएगा। लोकतंत्रात्मक का मतलब भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करेगा और पुष्पित पल्लित भी करेगा। गणराज्य का मतलब क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह निर्वाचित होगा, न कि आनुवंशिक होगा। भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वह निर्वाचित होगा, न कि आनुवंशिक होगा। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, तो मैं आपको पहले ही बता दी हूँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अर्थात 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब फिर क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, वो है 5। कौन कौन से, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार के स्वतंत्रता हो गए। अब समता कितने प्रकार के हैं, समता 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब क्वेश्चन बनेगा कि किस दिन अंगीकृत आत्मार्पित किया गया था प्रस्तावना को, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक, अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपको क्रोनोलॉजी दे देगा, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पहले वो लिख देगा गणराज्य, फिर लिख देगा समाजवादी, फिर लिख देगा पथ निरपेक्ष, फिर लिख देगा लोकतंत्रात्मक, फिर लिख देगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 4 आपको विकल्प दे देगा, बताएगा कि क्रमबद्ध रूप से लगाइए। तो यदि आप प्रस्तावना पढ़े रहेंगे, अच्छे से अध्ययन किए होंगे, तो आप इसका क्रमबद्ध लगा देंगे। और क्या लगाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, तो
ये तो बना इस प्रस्तावना से। अब जो मैं कुछ तथ्य आपको बताने वाली हूँ वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अभी बताई हूँ वो महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ में कुछ और भी मैं आपको अपने नोट से सामग्री आपको उपलब्ध करा रही हूँ जिसका कंठस्थ होना भी बेहद जरूरी है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि मैं आपको प्रस्तावना से संबंधित बताएंगे। अब देखिए, उद्देशिका को संविधान की कुंजी, दर्पण, आत्मा तथा संविधान की व्याख्या का आधार कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, तो प्रस्तावना है। अब क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किस केस में कहा गया था, तो बेरीवाड़ी मामले में तथा चंद्रचूड़ न्यायाधीश द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो आप इसको टिक लगाएंगे। फिर क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना को संविधान का भाग किस केस में स्वीकार किया गया, तो वो है केशवानंद मुकदमा में। केशवानंद मुकदमे में से संविधान का भाग अर्थात अंग माना गया प्रस्तावना को। फिर वहीं SR बोम्मई का जब केस आया तो इसको न सिर्फ संविधान का भाग माना गया बल्कि इसको आधारभूत संरचना का अंग माना गया, आधारभूत ढांचा मान लिया गया प्रस्तावना को। तो यानी कि आपका 3 केस महत्वपूर्ण है, बेरूवाड़ी मामला, केशवानंद मुकदमा और SR बोम्मई। बेरूवाड़ी मामले में प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया, केशवानंद मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, और जबकि बोम्मई केस में, SR बोम्मई केस में इसको आधारभूत ढांचे स्वीकार किया गया। अब आइए, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र क्या है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र क्या है, तो हम पहले आपको बोले हम भारत के लोग, अर्थात भारत के लोग हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया। संविधान के प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया, अर्थात जब प्रस्तावना स्वीकार किया गया था तो उस दौरान समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द आरंभ में प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा आरंभ में प्रस्तावना में कौन से शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। ध्यान रखिए, आरंभ में यानी 1949 में जब आरोपित किया गया था तो उस दौरान उस प्रस्तावना में क्या शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये आप कंठस्थ करेंगे। तीसरी चीज, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवांशिक नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि किनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। फिर ये भी बन सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब संविधान सभा में उद्देशिका को रखा गया, तो 13 दिसंबर 1946 में। या ये भी क्वेश्चन आ जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, और जिसे सर्वसम्मति के साथ कब पास किया गया, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। ध्यान रखिए, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। इस पास कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। अब आइए कि उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि, मैं प्रस्तावना जब पढ़ रही थी तो उसी दौरान आपको बता दी थी कि 26 नवंबर 1949 को की गई थी, 26 नवंबर 1949 को। इसी कारण 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक और परिवर्ती उपबंध जैसे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान की स्वीकृति के तुरंत पश्चात अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए एवं बाकी जो समस्त संविधान के प्रावधान जो थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ।
अब क्वेश्चन ये बनेगा, जो मैं आपको प्रस्तावना को पढ़ने के साथ बता दी, कि संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। फिर क्वेश्चन बनेगा कि संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन से हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। क्वेश्चन बनेगा संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है, तो 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द को आप क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे, विशेष तौर पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर अब आप आइए, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। क्वेश्चन बनेगा कि क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो आप उत्तर लगाएंगे हाँ। क्यों? क्योंकि 42वें संशोधन किया गया है प्रस्तावना में, तो यानी संशोधन किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रस्तावना को के.एम. मुंशी द्वारा क्या कहा गया, तो के.एम. मुंशी द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा गया है। तो आज आप प्रस्तावना से संबंधित विभिन्न पहलुओं को जानें कि क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। फिर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। उद्देशिका को संविधान की कुंजी, दर्पण, आत्मा तथा संविधान की व्याख्या का आधार कहा जाता है। बेरुबाड़ी मामले में प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया, जबकि केशवानंद मुकदमे में प्रस्तावना को भाग अथवा अंग माना गया, और वहीं एस.आर. बोम्मई केस में प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास किया गया। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई है। इसी कारण 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक और परिवर्ती उपबंध जैसे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान की स्वीकृति के तुरंत पश्चात अर्थात 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, एवं बाकी जो समस्त प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रस्तावना के प्रत्येक शब्द को क्रम से आपको अध्ययन करना, अर्थात कौन से? विशेष तौर पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये 5 शब्द आपको क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना है, क्योंकि इसका क्रम लगाना आएगा। अब आइए, आज मैं आपको होमवर्क क्या दे रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो मटेरियल है वो मैं आपको बता दूँ कि अभी आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं मेरे, और आपको होमवर्क में करना है कि ये जो मटेरियल है टोटल कंठस्थ करना है। दूसरा, प्रस्तावना अच्छे से अध्ययन करना है और कंठस्थ करना है। तीसरा, डी.डी. बसु पुस्तक से संविधान के उद्देश्य का संबंधी अध्याय संविधान का दर्पण कम से कम 3 बार पढ़ना है। डी.डी. बसु में प्रस्तावना संबंधी जो चैप्टर है संविधान का दर्शन, वो आपको प्रत्येक दशा में 3 बार पढ़ना है। इससे क्या होगा कि इससे यदि क्वेश्चन 1-2 आते हैं तो वो कतई आपके गलत नहीं होंगे। और दूसरा, रात्रि को सोने से 1 से 2 घंटे पहले आप घटना चक्र सामान्य अध्ययन का पूर्वावलोकन जो है राज्य व्यवस्था से संबंधित, उसमें जो प्रस्तावना से संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं उसको टोटल आपको हल करना होगा, और जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उस पर आप गोल टिक लगाएंगे, फिर उसको दोबारा हल करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो होगी सॉलिड हो जाएगी। तो इस प्रकार आज की क्लास में आप जानें कि प्रस्तावना से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, अब प्रस्तावना से कैसे आप अध्ययन करें कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।